नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और आज हम आपको एक बिल्कुल अलग किताब की कहानी को संक्षेप में सुनाएंगे। किताब का नाम है द हिडन हिंदू और जिसे अक्षय गुप्ता ने लिखा है। और ये उपन्यास उन पाठकों के लिए बहुत अच्छा है जो कि वर्तमान और पौराणिक कहानियों को मिलाकर लिखी जाने वाली कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं। और इस उपन्यास में भारतीय पौराणिक कथाओं के तत्वों का समावेश किया गया है और इसे काल्पनिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये काम लेखक अक्षय गुप्ता ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। उपन्यास द हिडन हिंदू है, ये कंप्लीट 3 वॉल्यूम्स में है। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे वो द हिडन हिंदू वॉल्यूम 1 यानी कि भाग 1 को ही सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है साल 2041 से। तो 70 वर्षीय मिसेस बत्रा हैं और 20 वर्षीय पृथ्वी एक बहुत शांत कमरे में बैठे हैं। और तब मिसेस बत्रा कहती हैं कि तुम्हारी आयु तो अभी 20 वर्ष की है और अभी जो है 2041 है, तब तुमने इतना सब कुछ कैसे देख लिया, ये सब तुम कैसे जानते हो? तो पृथ्वी बताता है कि वो उस समय पैदा नहीं हुआ था लेकिन रॉस आइलैंड की फैसिलिटी में था और उसे सब याद है। मिसेस बत्रा कहती हैं कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत कुछ रहस्य हैं। मैं आम लोगों की तरह मरना चाहती हूँ और ये एक बार होने भी वाला था लेकिन मैं फिर से जीवित हो गई। मैं इन सब में से किसी का भी हिस्सा नहीं हूँ, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? पृथ्वी कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और आप आखिरी इंसान हैं जिन्होंने उन्हें देखा था। मिसेस बत्रा ने कहा कि तुम्हें पता है कि द्वीप पर क्या हुआ था? पृथ्वी कहता है आपको मुझे वो बताना होगा जो आपको पता है, तो मैं आपको वो बताऊंगा जो कि उस रॉस आइलैंड पे हुआ था। दोनों एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और अब पृथ्वी बताना शुरू करता है। गर्मियों का सुहावना दिन था। एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष होगी बेसुध पड़ा था। उसे 4 बंदूकधारियों ने घेरा हुआ था। उस व्यक्ति के चेहरे पर सफेद पेंट लगा था। उसकी दाढ़ी और मूछें बेतरतीब उगी हुई थीं। उसके लंबे काले बिखरे बाल उसके रहस्य को और बढ़ा रहे थे। वो अपनी आयु से कम दिख रहे थे। जब हिलते थे तो उनके ऊपर से कुछ राख हवा में बिखर जाती थी। वो बेसुध थे लेकिन लोगों में उनके बारे में जानने की उत्सुकता थी। पायलट ने घोषणा की कि 3 मिनट में रॉस आइलैंड उतर रहे हैं। रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर पूर्व में एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है। इस द्वीप में एक बहुत ही सुंदर गुंबद के आकार वाला कांच का उच्च तकनीकी भवन था। यह भवन समुद्र के निरीक्षण के लिए बना था। किसी भी स्क्रीन को छूने पर वो आसपास का तापमान और वायुमंडल का दबाव बताती थी। गोल छत के हर कोने पर मोशन कैमरे लगे थे। भवन के अंदर एक डिजिटल आंख थी जो कि सब पर नजर रखती थी। जैसे ही वीरभद्र जो कि भारतीय सेना के स्वेच्छा से सेवानिवृत्त एक ब्रिगेडियर हैं, वो पहुंचते हैं। उन्हें बेसुध बंदी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी 4 रक्षकों के साथ दिखाई देता है। वो चलते हुए जमीन पर राख गिरा रहे थे। उसे देखते ही वीरभद्र ने सोचा यही वो आदमी है। उस आदमी ने एक कॉपिन पहना हुआ था। उसके उलझे बाल ऊपर की ओर एक जूड़े में बंधे थे जिसमें एक जंग लगा लोहे का त्रिशूल सजा हुआ था। वीरभद्र यहाँ 20 सुरक्षा कर्मियों की टीम के मुखिया के रूप में आए थे। इस टीम में रक्षक एवं बंदूकधारी हैं। वो सेना के बहुत ही उत्कृष्ट कर्मी हैं, इसलिए उन्हें देश विदेश में बहुत सारे मिशन पर भेजा गया है। लेकिन यह उनमें से सबसे अलग है। उन्होंने अपनी जैकेट में पिस्तौल छुपा रखी थी। उन्होंने एक रक्षक से उस आदमी का नकाब हटाने और हाथ खोलने के लिए कहा। वो आदमी अब प्रकाश देख सकता था। अब उसके चेहरे पर एक निशान उसकी दाईं आंख के समानांतर दिखाई दे रहा था। उस आदमी की नजर अब उसके सामने बैठे आदमी पर पड़ी। वीरभद्र और उनके बॉस बहुत समय से इस आदमी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था
सिर्फ इतना पता था कि जिस आदमी को ढूंढा जा रहा था वो अब मिल गया है और उससे पूछताछ करनी है। तभी उन्हें अपने बॉस डॉक्टर श्रीनिवासन की आवाज़ सुनाई दी। वीरभद्र ने उन्हें उत्तर दिया, डॉक्टर श्रीनिवासन अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। उनके साथ डॉक्टर बत्रा भी हैं, जिनका परिचय वो वीरभद्र से कराते हैं। डॉक्टर बत्रा लगभग 50 वर्ष की आयु वाले लंबे और गोरे व्यक्ति हैं। वीरभद्र ने डॉक्टर श्रीनिवासन को बताया कि यह वही आदमी है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसे पूछताछ वाले कमरे में लाने के लिए कहा। उस आदमी को एक बीच की कुर्सी पर बिठा दिया गया और उसकी कमर, हाथ और पैरों को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया गया। अब सिर्फ उसकी उंगलियां ही हिल रही थीं। वीरभद्र ने यह देखा कि कैमरे सभी पर नजर रखे थे। करीब 11 बजे उस आदमी को होश आना शुरू हुआ। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका सफेद पेंट साफ कर रहा है। उसे एक लड़की और एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था कि वो जानता है कि यह कौन है, लेकिन लड़की ने पहले उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अभिलाष बताया। अब उस लड़की के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, लेकिन यह जानता हूँ कि यह क्या करता है। यह एक अघोरी है। उसने बताया कि अघोरी भारत और नेपाल में होते हैं। ऐसा कहते हैं कि इनके पास असीमित शक्तियां होती हैं। यह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपने आप को जानने की प्रक्रिया में यह सामाजिक निषेधों में लिप्त होते हैं। ये शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मांस खाते हैं। ये शमशान में पूजा करते हैं। ये मरे हुए का भक्षण करते हैं। उसकी राख को शरीर पर लगाते हैं। मरे हुए के वस्त्र लेते हैं और वहीं ध्यान भी करते हैं। ये अपने बालों को लंबा होने देते हैं। अघोरी शिव में विश्वास करते हैं और महिला अघोरी काली में। अब डॉक्टर बत्रा बोले कि अघोरियों के अनुसार उन्होंने कैंसर और एड्स की दवाई बना ली है, जिसका अभी वैज्ञानिक परीक्षण होना है। जहां आम आदमी नहीं रह सकता, अघोरी किसी भी जगह रह सकते हैं। उस आदमी ने यह महसूस किया कि डॉक्टर बत्रा ने बात करते हुए उसे एक इंजेक्शन लगाया है। अभिलाष ने कहा कि अघोरियों के लिए कुछ भी अपवित्र नहीं है। सच्चे अघोरी दयालु, प्यारे होते हैं। वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं और ओम नमः शिवाय कहते हैं। ओम की गूंज उस आदमी के कान में हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर शाइस्ता ने प्रवेश किया। वो एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थी। उन्हें सम्मोहन पर उनके काम के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले थे और उन्हें रिसर्च के लिए सरकार से सहायता प्राप्त थी। वो पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली थी। वो आदमी अभी भी कुर्सी से बंधा था। नारकोटिक दवाइयों की वजह से उसे साफ नहीं दिख रहा था। वो अभी भी अपने को वापस होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सबसे मिलने के बाद शाइस्ता उस आदमी के सामने बैठ गई। वो यह देख रही थी कि उस आदमी को बहुत ज्यादा ड्रग्स देने के बाद भी वो डर नहीं रहा था। पूछताछ शुरू होने से पहले ही उस आदमी ने अपना नाम ओम शास्त्री बताया। उस आदमी की शांति को देखकर शाइस्ता थोड़ी परेशान हो गई और उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। तभी उस आदमी ने भी उधर देखा और वो एकदम से बोला, चीना। सब आश्चर्यचकित थे। वो आदमी अभी भी डॉक्टर श्रीनिवासन को ऐसे देख रहा था जैसे बहुत समय बाद देखा हो। उस आदमी को सम्मोहित करने के बाद शाइस्ता ने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, ओम शास्त्री। डॉक्टर शाइस्ता ने उस आदमी से उसका असली नाम पूछा। तब उस आदमी ने कहा उसे अपना नाम याद नहीं है। अभिलाष ने कहा, झूठ। डॉक्टर बत्रा ने कहा वो झूठ नहीं बोल सकता, उसे ट्रुथ सीरम दिया गया है। डॉक्टर शाइस्ता ने भी कहा वो सम्मोहित है। अभिलाष ने कहा कुछ चीजें चिकित्सा विज्ञान से भी अलग होती हैं। अभिलाष ने हिंदू पुराणों को पढ़ने में लगभग 30 साल लगा दिए थे। वो अंबिकापुर के राज पुरोहितों के परिवार से हैं। डॉक्टर शाइस्ता ने ओम शास्त्री से कहा, आप वो बताइए जो आपको याद है। उन्होंने कहा कि मुझे बंदा बहादुर याद है,
डॉक्टर बत्रा उस नाम पर ऐसे चौंके जैसे वो नाम से परिचित हैं। अभिलाष ने पूछा कि वो कौन है। उन्होंने जवाब दिया, मेरा जनरल। अभिलाष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर में मिस्टर शास्त्री ने कहा, बंदा बहादुर मेरी टीम का सदस्य है, वो अब मर चुका है, उसे फारूक सियार ने मारा है। मुझे संजय भी याद है। अभिलाष ने व्यंग में बहुत सारे प्रसिद्ध संजय के नाम गिनाए। वो लड़की जिसे अभिलाष ने अघोरी के बारे में बताया था, उसका नाम लीसा सैमुअल डिकोस्टा है, जो कि LSD के नाम से प्रसिद्ध है। वो एक प्रोफेशनल हैकर है। तभी ओम शास्त्री ने कहा कि संजय वो गावलगण का पुत्र है। पूछने पर उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध के समय मार्गदर्शन दिया था। मैं उनसे हस्तिनापुर में ही मिला था। मेरा नाम विदुर था और मैं वहाँ का प्रधानमंत्री था। सुनकर अभिलाष ने हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन तभी शाइस्ता ने पूछा कि आपके और कौन कौन से नाम हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुशैन। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक वैद्य थे। शाइस्ता के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया कि वो एक बार विष्णुगुप्त थे। एक और नाम सुनकर शाइस्ता ने अपने आप को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया और पूछा, क्या विष्णुगुप्त के रूप में क्या करते थे? ओम शास्त्री ने संस्कृत में कुछ कहा जो कि किसी की समझ में नहीं आया। शाइस्ता पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। ओम शास्त्री कुछ देर शांत रहे, फिर एकदम से होश में आ गए। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। शाइस्ता के अनुसार सम्मोहन का असर अभी 1 घंटा और रहना था और डॉक्टर बत्रा के अनुसार दवाई का सब असर 8 घंटे तक। ओम शास्त्री ने पूछा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा कि हमें तुमसे कुछ उत्तर चाहिए। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपना परिचय देना शुरू किया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ। डॉक्टर बत्रा उन्हें दोबारा इंजेक्शन देने के लिए आए तो शास्त्री ने दवाइयों का नाम लेते हुए कहा, मुझ में इन दवाइयों से प्रतिरक्षा की शक्ति है। लेकिन डॉक्टर बत्रा ने शास्त्री को इंजेक्शन दे दिया और डॉक्टर शाइस्ता ने उन्हें सम्मोहित किया। तभी एक अन्य सदस्य परिमल ने LSD के पूछने पर बताया कि शास्त्री संस्कृत में बात कर रहा है। परिमल की आयु 35 वर्ष की है। वो महाराष्ट्र की वर्धा से हैं। उसने भारतीय इतिहास में PhD की है। वो हकलाते हैं, इसी वजह से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। परिमल ने बताया कि शास्त्री की भाषा संस्कृत उसे आती है। अभिलाष LSD को सुशैन वैद्य के बारे में बताता है। सब आपस में बात करते हैं कि भाई आगे क्या करना है और कैसे करना है। शाइस्ता के पूछने पर ओम शास्त्री बताते हैं कि वो एक उद्देश्य के लिए आए हैं। उन्हें अपने आप को और अपने सामान को दुनिया वालों से छुपा कर रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि वो आतंकवादी नहीं है। शाइस्ता ने कहा कि उसने तो आतंकवादी होने के बारे में पूछा ही नहीं। शास्त्री ने कहा, लीसा सैमुअल डिकोस्टा ने कहा। सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि LSD ने यह बात बहुत धीरे से कही थी। सब लोग एक छोटे ब्रेक के लिए साथ वाले कमरे में चले गए। वीरभद्र और ओम शास्त्री कमरे में लगभग 1 घंटे के लिए अकेले रह गए। सब लोग ओम शास्त्री के विषय में ही बातें करते रहे। ओम शास्त्री को पानी चाहिए था। वीरभद्र उन्हें पानी पिलाने का आदेश देते हैं। वीरभद्र के पूछने पर ओम शास्त्री अपने मुस्कुराने की वजह बताते हुए कहते हैं कि अभी पानी बरसने वाला है और मुझे उसकी गंध और आवाज बहुत पसंद है। वीरभद्र ने कहा, अभी गर्मियां हैं, वर्षा नहीं होगी। जैसे ही सब कमरे में आते हैं वीरभद्र बाहर चले जाते हैं। फिर से पूछताछ शुरू हुई। शाइस्ता के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य को परामर्श देता था। अपना असली परिचय छुपाने के लिए मैं ओम शास्त्री बन गया। मैं वाराणसी में सुभाष चंद्र बोस को ढूंढ रहा था। सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं हैं, वो और किसी नाम से रह रहे हैं। शाइस्ता के पूछने पर शास्त्री ने बताया कि मैं उन्हें इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। उन्हें कृष्ण का अमर शाप मिला है। शाइस्ता के प्रश्न के उत्तर में शास्त्री ने कहा कि मैं परशुराम को भी ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर बत्रा ने कहा कि विष्णुगुप्त एक कोड नाम हो सकता है या फिर यह आदमी विभाजित व्यक्तित्व का मरीज है। अभिलाष ने कहा कि पुनर्जन्म का किस्सा भी हो सकता है। शाइस्ता के पूछने पर ओम शास्त्री गोविंद लाल, भैरव सिंह, सुवर्ण, प्रताप रेड्डी आदि नामों को बताते हैं जिन्हें वो अपनी पहचान के रूप में प्रयोग कर चुके हैं। डॉक्टर बत्रा अपनी माँ से बंदा बहादुर के बारे में पूछते हैं। तभी वीरभद्र अंदर आते हैं और बताते हैं कि बारिश हो रही है।
यह बात ओम शास्त्री को कई घंटे पहले पता थी। ओम शास्त्री ने इसका उत्तर दिया कि तापमान गिर गया था और मुझे नमी महसूस हो रही थी। गीली मिट्टी की गंध आ रही थी, इसलिए मैंने कहा कि बारिश होगी। सबको डॉक्टर श्रीनिवासन अल्पकालिक अवकाश का समय देते हैं। सब लोग कमरे से बाहर जाते हैं और लॉबी के कोने में खड़े होकर मंत्रणा करते हैं। एलएसडी बताती है कि उसे ओम शास्त्री के बैंक अकाउंट मिले हैं, उन सभी में अच्छा पैसा है। जितने भी नाम उसने लिए सभी के आईडी प्रूफ में उसकी फोटो है। यहाँ तक कि पिता और पुत्र की आईडी में भी शास्त्री का फोटो है। जिन लोगों के नाम पर लॉकर्स हैं, उन सभी लॉकर्स पर शास्त्री की फोटो है। सभी के पुलिस रिकॉर्ड साफ हैं, सिर्फ गुरशील सिंह खुल्लर के। उन्हें भारत पाकिस्तान की सीमा पर पकड़ लिया गया था और वो पाकिस्तान जेल में बंद थे। बीसी पेरिस चले गए थे, लेकिन मुझे विष्णुगुप्त, विदुर, संजय आदि के बारे में कुछ पता नहीं चला। सभी की माताओं की मृत्यु तभी हो गई थी जब वो सब बहुत छोटे थे। डॉक्टर बत्रा एलएसडी से सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछते हैं। एलएसडी उन्हें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताती है। परिमल डॉक्टर बत्रा को शास्त्री द्वारा कहे गए श्लोक का अर्थ बताता है। वीरभद्र और ओम शास्त्री कमरे में अकेले हैं। वीरभद्र के पूछने पर शास्त्री बताते हैं कि वर्षा होने वाली है, ये तो तुम भी बता सकते हो। सिर्फ वायु की परतों पर ध्यान केंद्रित करो। तभी शास्त्री कहते हैं कि तेल का तापमान अधिक है, प्याज जल जाएगा यदि थोड़ी सी भी देर हुई। वीरभद्र जाते जाते रसोई में देखता है और प्याज को अलट पलट देता है। वीरभद्र भी डॉक्टर श्रीनिवासन के कमरे में पहुंचता है। वहीं सब एकत्र हैं। डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन से कहते हैं, आप जो भी इसके बारे में जानते हैं वो बताइए। अपनी बात समझाने के लिए एलएसडी और शाइस्ता अपनी अपनी खोजों को बताती हैं। तब डॉक्टर श्रीनिवासन लॉकर्स की जानकारी एलएसडी से लेते हैं और उन्हें कुछ फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सभी फोटो 1874 से लेकर अब तक की हैं। इन सभी में इसकी उम्र 40 के लगभग है। इन सभी के मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, लेकिन यह फिर कहीं और जिंदा हो जाता है। आप सब इसी गोपनीय मिशन का हिस्सा हैं। शाइस्ता डॉक्टर श्रीनिवासन को मना लेती है कि वो बिना सम्मोहन या ड्रग्स के पूछताछ करेगी। वो यह भी बताती है कि हम कुछ डिवाइसेस उनके शरीर पर लगाएंगे। वो उसकी पल्स रेट और उसकी विचारों की वेवलेंथ को रिकॉर्ड करेगी और उसे दृश्यों में बदल देगी, जिससे हमें सही बात पता चलेगी। शाइस्ता वापस जाकर ओम शास्त्री को अपना परिचय देती है। ओम शास्त्री कहते हैं कि वो शाकाहारी हैं। उसे बंद गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है। आलू और दालें पसंद हैं। हरी मिर्च और नमक अलग से चाहिए। शाइस्ता खाने के कमरे में आकर सबको बताती है। एलएसडी कहती है, उसे कैसे पता कि मांसाहारी खाना बना है और बंद गोभी भी बनी है। शाइस्ता इस बात पर विचार करने लगती है। वो सब वार्तालाप शुरू करते हैं। वो लोग टाइम ट्रैवल की संभावना पर बात करते हैं, लेकिन अभिलाष के कहने पर फिर उसे नहीं मानते। परिमल उन्हें चाणक्य की जन्म और मृत्यु के बारे में प्रचलित कहानियों के बारे में बताता है। डॉक्टर बत्रा बंदा सिंह बहादुर के बारे में बताते हैं। एलएसडी लैपटॉप में देखकर बताती है कि चाणक्य 350 बीसी में थे, जबकि बंदा बहादुर 1675 में थे। शाइस्ता का कहना था कि दोनों में 2000 साल का अंतर है और शास्त्री ने दोनों के साथ काम किया है। यह कैसे संभव है? अभिलाष सबको हिंदू पुराणों के अनुसार 4 युगों के बारे में बताते हैं। शाइस्ता मैथोलॉजी की बात मानने के बजाय विज्ञान की बात पर विश्वास करने को कहती है। तब अभिलाष सबको धरती से सूरज की दूरी की गणना सुंदरकांड की पंक्ति के अनुसार करके बताते हैं। वो यह भी बताते हैं कि वेदों में ग्रहों ब्रह्मांड की बातों को बहुत पहले से ही बता दिया गया था। वो यह भी बताते हैं कि प्रकाश की गति की गणना बहुत पहले ही वेदों में हो चुकी है। विमानों के बारे में भी हमें पहले से पता है, वो वृत्तीय आकार के होते थे। शाइस्ता इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। परिमल कहता है, यह सब अंधविश्वास नहीं है, सत्य है। वो डॉक्टर शाइस्ता को सुश्रुत संहिता के बारे में बताते हैं। उन्होंने यह सब अपने गुरु धन्वंतरी से सीखा था। सुश्रुत एक भारतीय सर्जन थे और वो वाराणसी में काम करते थे। डॉक्टर बत्रा कहते हैं कि वो बहुत नहीं जानते माइथोलॉजी के बारे में, पर यह सही है कि हमारे यहाँ चिकित्सा आज की चिकित्सा से बहुत पहले ही होती थी। यहाँ तक कि दांतों और हड्डियों की सर्जरी भी डॉक्टर श्रीनिवासन अपने कमरे में अपने बॉस को सब सूचना दे रहे थे। सभी
पूछताछ वाले कमरे में वापस आ जाते हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन के कहने पर शाइस्ता ओम शास्त्री को नई प्रक्रिया समझाती है कि इस बार हम आपको झूठ पकड़ने वाली मशीन से जोड़ देंगे और आपके विचार हमें स्क्रीन पर फोटो के रूप में दिखाई देंगे। श्रीनिवासन अपने ऑफिस जाते हुए वीरभद्र से रिपोर्ट मांगते हैं। वीरभद्र बताते हैं कि लॉकर्स उनके पास कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। वीरभद्र किसी को फोन पर पार्सल पहुंचने की प्रक्रिया बताते हैं और एक कोड भी बताते हैं। अभिलाष शाइस्ता को सलाह देता है कि वो सुशैन से शुरू करके ओम शास्त्री के नाम तक आए। जब ओम शास्त्री को झूठ पकड़ने वाली मशीन से तारों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तब शाइस्ता शास्त्री से सुशैन के बारे में पूछती है। वो उत्तर देते हैं, मैं ही हूँ। शाइस्ता के प्रश्नों के उत्तर में वो बताते हैं कि उनका गांव सुचिंद्रम तमिलनाडु में है। वो वहाँ वैद्य थे। उन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया, जिनमें लक्ष्मण और वानर भी हैं। जैसे जैसे वो बता रहे थे, दृश्य स्क्रीन पर उभर रहे थे। सबने उन्हें हनुमान जी के साथ देखा। शाइस्ता के पूछने पर शास्त्री बताते हैं कि वो नहीं मरते हैं। डॉक्टर बत्रा इस बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं वो रामचरितमानस को पढ़ चुका है और सोचता है कि वो ही सुशैन है, इसलिए हमें दृश्य साफ दिख रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन काम को बंद करने को कहते हैं और सब रात्रि भोजन के लिए जाते हैं। भोजन के बाद डॉक्टर बत्रा अभिलाष और परिमल से उनके विचार पूछते हैं। अभिलाष उन सबको अश्वत्थामा और परशुराम के बारे में बताता है। हिंदू अश्वत्थामा के होने पर विश्वास करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों में आज भी एक 5000 वर्ष के बूढ़े आदमी पूजा करते हैं। जी न्यूज के विशेषज्ञ लीलोटीनाथ मंदिर, शिवराजपुर मंदिर और खैरेश्वर मंदिर के बाहर सारी रात बंद कपाटों के बाहर बैठे रहे। जब कपाट खोले तो पता चला कि पूजा हो चुकी है। लगभग 10 साल पहले एक अखबार में लेख छपा था कि एक रेलवे कर्मचारी को गुजरात में 12 फीट लंबा आदमी दिखा था, जिसके सर में चोट लगी हुई थी। फिर सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। वीरभद्र रात में ही संदूक लेकर लौट आता है। सुबह जब वीरभद्र दोनों संदूकों को लेकर डॉक्टर श्रीनिवासन के कमरे में जाता है, तब वहाँ डॉक्टर बत्रा और शाइस्ता पहले से ही थे। वीरभद्र के संदूक खोलने पर उसमें कॉपर की परतें थीं, जिन पर संस्कृत, हिंदी और प्राकृत में कुछ लिखा था। हर परत पर एक नाम था, जिसे शास्त्री ने बताया था। उन संदूकों में से एक पुरानी खरल, कुछ पुराने सिक्के मिले। वीरभद्र ने अपने पास सुरक्षित रखी गई वस्तुएं, एक नक्शा, कुछ धातु के टुकड़े और एक किताब भी डॉक्टर श्रीनिवासन को दी। किताब को पत्तियों और खून के धब्बों वाले सफेद कपड़े में रखा गया था। किताब का कवर धातु का था, जिस पर कुछ खुदा हुआ था। डॉक्टर श्रीनिवासन शाइस्ता और डॉक्टर बत्रा को पूछताछ वाले कमरे में जाने के लिए कहते हैं और एलएसडी को यहाँ भेजने के लिए कहते हैं। वो यह भी कहते हैं कि उनके आने तक कुछ भी ना पूछा जाए। डॉक्टर बत्रा को शास्त्री के खून का नमूना चाहिए, यह जांच करने के लिए कि शास्त्री के माइक्रोकॉन्ड्रिया फिर से युवा हो रहे हैं या नहीं। डॉक्टर श्रीनिवासन एलएसडी को वो नक्शा देते हैं और 6 घंटे में उसके बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं बताना। दूसरे सेशन में जब सब बैठ गए तो शाइस्ता ने पूछना शुरू किया कि सुशैन के अलावा और कौन कौन से रोल आपने किए हैं। उन्होंने स्क्रीन पर बहुत सारे चेहरे देखे, जिनमें ओम का चेहरा भी था, और उन्होंने विभिन्न पोशाकें पहनी थी और वो विभिन्न युगों में दिखाई दे रहे थे। सभी लोगों ने 3 चेहरों को पहचाना, जिनमें एक बहुत सुंदर महिला थी। ओम कभी भी बुजुर्ग नहीं दिखाई दिए, जबकि वो महिला सभी आयु की दिखाई दी। दूसरा चेहरा एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति का था, जिनके हाथ में धनुष्मान था और फरसा था। तीसरा चेहरा भी एक बहुत ही शक्तिमान व्यक्ति का था। उन्हें देखकर लगता था कि वो किसी भी युद्ध को बिना डरे जीत सकते हैं। एलएसडी के पूछने पर अभिलाष ने बताया कि वे दोनों परशुराम और अश्वत्थामा हैं। अभिलाष उसे सभी 7 अमर व्यक्तियों के बारे में भी बताता है। पूरी पूछताछ पर डॉक्टर श्रीनिवासन और उनके बॉस के द्वारा नजर रखी जा रही थी। शाइस्ता के पूछने पर ओम ने बताया कि उन्होंने जीवन के सारे रंग देखे हैं। अभिलाष के कहने पर शाइस्ता उनसे विष्णुगुप्त के बारे में पूछती है और ओम को बताती है कि बाकी सब नाम सरकारी रिकॉर्ड में हैं, सिवाय विष्णुगुप्त के।
ओम बताना शुरू करते हैं और स्क्रीन पर ओम का चेहरा उभरता है, जिसके सिर पर बाल नहीं है और उन्होंने यू के आकार का तिलक लगाया है। वो बताते हैं कि वो चंद्रगुप्त के राजनीतिक सलाहकार थे। परिमल एक पेपर पर कुछ लिखता है और डॉक्टर बत्रा को दिखाता है। वो डॉक्टर श्रीनिवासन को दिखाते हैं। उस पर लिखा था कि सुशैन 7292 बीसी से वर्तमान समय 2017 तक की समय अवधि 9309 साल तक की है। एलएसडी नक्शे में स्थान का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। इधर रॉस आइलैंड के जंगलों में एक व्यक्ति अपनी बैग से एक यंत्र निकालता है, उसे 4 भागों में बांटता है। वो भाग पास की बिल्डिंग तक लुढ़कते हुए जाते हैं और बिल्डिंग के चारों कोनों में लग जाते हैं। अब वो व्यक्ति अपनी टैबलेट पर एक बटन दबाता है और उसे बिल्डिंग की 3D तस्वीर दिखती है। उसे कुछ लाल बिंदु भी दिखते हैं जो कि लोग हैं। अब वो साफ देख सकता है कि बिल्डिंग में कौन आ जा रहा है। इधर पूछताछ वाले कमरे में शाइस्ता के ओम के लंबे जीवन काल पर प्रश्न करने के बाद ओम कहते हैं कि वो सतयुग से कलयुग तक जीवित हैं। अभिलाष के पूछने पर वो कहते हैं कि महाभारत में वो विदुर थे। शाइस्ता कहती है कि जब आप तब से अब तक जीवित हैं तो बताइए जो आपको याद है और क्या क्या घटित हुआ। जब डॉक्टर श्रीनिवासन ओम के लॉकर से लाई गई किताब को बूढ़े आदमी को देते हैं तो वो बुक के दूसरे हिस्से के बारे में पूछते हैं। श्रीनिवासन के ये कहने पर कि हमें लॉकर से और कोई किताब नहीं मिली है, सभी चीजें आपकी प्रयोगशाला में पहुंचा दी गई हैं, सिवाय एक नक्शे के। बूढ़ा आदमी बताता है कि यह नक्शा हमें किताब के दूसरे भाग तक पहुंचाएगा। वहीं रॉस आइलैंड के जंगलों में दूर एक व्यक्ति है, उसके पास एक प्राचीन चाबी है और वो पहले आदमी के पास आता है। दोनों बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते हैं और इसलिए टैबलेट पर बिल्डिंग को, उसके अंदर बाहर लोगों को देखकर बिना ही आपस में बात करे योजना बनाते हैं। इधर एलएसडी नक्शे में स्थान को ढूंढ लेती है और श्रीनिवासन को बताती है, वो बूढ़े आदमी को बताते हैं। ओम शास्त्री ने बताना शुरू किया कि एक दिन उनकी आंख एक कुटिया में खुलती है। वहाँ 3 मुनि थे, वो उन्हें कुछ पीने को देते हैं। उसके बाद वो 4 महीने तक सोते रहते हैं। जब सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुनि का नाम धनवंतरी है। उन्हें लोग कसीराज भी कहते हैं और वो ही देवोदास भी हैं। वो ओम शास्त्री को उनका चेहरा पानी में दिखाते हैं क्योंकि उनके बहुत फेस पे निशान है, चोट लगी हुई है, और कहते हैं कि तुम्हें अभी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ओम शास्त्री सब कुछ भूल चुके थे, इसलिए वो उन्हें मृत्युंजय का नाम देते हैं। धन्वंतरी जी के शिष्य सुश्रुत उन्हें पीने के लिए हरे रंग का पेय देते हैं जिसमें से पौदीने की खुशबू आ रही थी। सुश्रुत बताते हैं कि वो कसीराज के 10 ऋषियों में से एक हैं, जिन्हें उन्होंने आयुर्वेद की ज्ञान को फैलाने के लिए चुना है। वो 2 और ऋषियों का परिचय देते हैं, देवदत्त और नगेंद्र। वो मृत्युंजय की देखभाल करते हैं। उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो उनके साथ रहकर आयुर्वेद को सीखते हैं। सुश्रुत अपने गुरुजी की आज्ञा से एक किताब लिखते हैं जो कि आज सुश्रुत संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। अभिलाष, डॉक्टर बत्रा और एलएसडी शाइस्ता को धन्वंतरी और सुश्रुत के बारे में बताते हैं। इधर डॉक्टर श्रीनिवासन नक्शा उस बूढ़े आदमी को देते हैं और इशारा पाकर वीरभद्र को नक्शे वाले स्थान पर भेजते हैं। जंगल में 2 आदमी जो इस जगह पर नजर रखे थे, उनमें से एक वीरभद्र के पीछे जाता है और दूसरा वहीं रुकता है। ओम ने आगे बताया कि उनकी सर्जरी हुई थी, जिसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत थी। सुश्रुत रोज कुछ समय के लिए धन्वंतरी जी की कुटिया में जाते थे और उस समय वहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। देवदत्त से पूछने पर उसने कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन नगेंद्र ने कहा कि वो वहाँ मृत संजीवनी के बारे में लिखने जाता है। पूछने पर उसने बताया कि उसने कई बार सुश्रुत का पीछा किया है। ओम शास्त्री ने आगे बताया कि जब उन्होंने इस विद्या पर शक किया तो नगेंद्र ने कहा कि तुम इसका उदाहरण हो, तुम्हें मृत संजीवनी से ही जीवित किया गया है। जब सुश्रुत धन्वंतरी की कुटिया से वापस आए तब तक देवदत्त और नगेंद्र सो चुके थे। सुश्रुत से ओम ने पूछा कि मैं कौन हूँ। सुश्रुत ने कहा कि तुम कसीराज के बेटे हो। ओम के मृत संजीवनी के बारे में पूछने पर उसने बताया कि ओम उसी वजह से जीवित है, उसे अब पौष्टिक खाने और पानी की जरूरत नहीं है और तुम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि समय
हमेशा तुम्हारे लिए स्थिर रहेगा। यह किताब यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत नुकसानकारी हो सकती है। गुरुजी के आदेश के बाद सभी अपने अपने शहरों को वापस चले जाएंगे, गुरुजी द्वारा प्राप्त ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मृत्युंजय के पूछने पर सुश्रुत ने कहा कि तुम शायद गुरुजी के पास ही रहोगे क्योंकि तुम उनके बेटे हो। बाकी बातें हम कल करें। अगले दिन कसीराज ने सबको देवदत्त और नगेंद्र के द्वारा बनाए गए भोजन को खाने के बाद अपने अपने शहर वापस जाने को कहा और 1 साल बाद वापस आने को कहा। सुश्रुत और मृत्युंजय को अपनी कुटिया में आने को कहा। कुटिया में गुरुजी ने सुश्रुत को मृत्युंजय और मृत संजीवनी को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा, किताब की रक्षा करने के लिए और मृत्युंजय को संसार के तरीके सिखाने के लिए कहा। सुश्रुत ने गुरुजी से कहा कि आप मृत्युंजय को उसका पिछला समय बताएं, वो ये जानना चाहता है। गुरुजी ने ओम को पास बिठाया। वो कुछ कहते इससे पहले ही नगेंद्र 3 कटोरियों में खीर लेकर आ गया। गुरुजी ने मृत्युंजय को खाने से मना कर दिया और स्वयं खीर चखी। उसमें एक जहरीली दवा थी। उन्होंने सुश्रुत को भी खाने से मना किया। नगेंद्र ने गुरुजी पर हमला कर दिया। सुश्रुत ने किताब ओम को एक सफेद कपड़े में बांध कर दी और कहा कि भाग जाओ दक्षिण की ओर, पहाड़ के नीचे मेरा इंतजार करो, यदि नहीं आता हूँ तो भाग जाना। तब मृत्युंजय ने पहाड़ के नीचे सुश्रुत का इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। उसने और कुछ दिन तक इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। उसने जंगली जानवरों को देखकर जीवन और मृत्यु को सीखा। वो बीमार भी हुआ लेकिन मरा नहीं। वो लोगों के बीच जाने से डरता था। 1 साल के बाद वो उसी स्थान पर पहुंचा। वहाँ कंकाल देखकर वो समझ गया जो खीर खाकर सोए हुए लग रहे थे वो सब मर चुके थे। वीरभद्र श्रीलंका पहुंच गया था। वहाँ उसने गाइड को लिया और कुछ हथियार भी लिए। कुल मिलाकर 12 लोगों का काफिला चला। उनका पीछा करता हुआ एक आदमी भी था जो लगातार अपने साथी से संपर्क में था, जो कि रॉस आइलैंड के जंगलों में था। वीरभद्र ने सारी जानकारी डॉक्टर श्रीनिवासन को दी। डॉक्टर ने कहा कि किताब के अलावा जो ला सकते हो ले आओ। किताब के बारे में जानकर जो व्यक्ति जंगलों में छुपा था उसने अपने साथी से कहा, चाहे किसी को भी मारना पड़े, किताब को अपने अधिकार में कर लो। इधर पूछताछ में ओम ने बताया कि जब वो वापस वहां पहुंचा था तो कुछ लोग वहां थे। वो जब वहां पहुंचे तो उनके पैर फटे थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, उनका हाल बिल्कुल पागलों जैसा था। वो लोग ओम को अपने साथ ले गए। उन लोगों को वो पागल लग रहे थे। उन्होंने लाशों के बारे में पूछा तो ओम ने कहा कि उन्हें पता नहीं, वो तो बस वहां पहुंच गए थे। वो लोग उन्हें स्नान कराकर कपड़े बदलकर अपने राजा के पास ले गए। उन्हें ओम से किसी हानि की आशा नहीं थी, इसलिए उन्होंने ओम को छोड़ दिया। वो किसी काम के नहीं है, यही सोचकर बहुत दुखी थे। बस एक ही काम था कि उन्हें सुश्रुत को दिया वचन निभाना है, किताब की रक्षा करनी है। ओम ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक घर में बच्चों को संभालने का काम कर लिया था। वो घर का और काम भी कर देते थे। उन्होंने आगे बताया कि वो बूढ़े नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि जिन बच्चों की वो देखभाल करते थे वो भी बड़े हो रहे थे। श्रीलंका में जो आदमी वीर का पीछा कर रहा था उसने गोलियां चलाई, 4 लोग मर गए, बाकी 4 उसको पकड़ने भागे, वो भी मर गए। इतने में वीरभद्र किताब लेकर भाग गया। श्रीलंका वाले साथी ने अपने साथी को रॉस के जंगलों में फोन पर सब बताया। वीरभद्र ने डॉक्टर श्रीनिवासन को सब बताया। उस बूढ़े आदमी ने फोन लेकर वीर से किताब को लाने के लिए कहा। डॉक्टर श्रीनिवासन को ये अच्छा नहीं लगा कि लोग मर रहे हैं और इसे कोई मतलब नहीं। बूढ़े आदमी से डॉक्टर श्रीनिवासन प्रश्न करते हैं, वो उनको धक्का देता है और कहता है यदि तुम्हें उत्तर चाहिए तो यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा। डॉक्टर श्रीनिवासन कमरे से चले जाते हैं। उधर कमरे में ओम अपनी कहानी बता रहे थे कि उनके बारे में लोगों को पता चलने लगा था। एक दिन सैनिक उनके मालिक के यहाँ आए और उन्हें अगले दिन कोर्ट में लाने के लिए कहा। वो रात में वहाँ से भाग गए और बंजारों के साथ रहने लगे। उन्हें चोट लगती थी, बीमार भी पड़ते थे, लेकिन ठीक हो जाते थे। जंगल में जो आदमी छुपा हुआ था उसने श्रीलंका के अपने साथी को फोन किया अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए। जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसने वॉइस मैसेज भेजकर
अपने आप को बहुत सारे हथियारों से लैस किया। उसने काला मुखौटा पहन रखा था। उसने बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए चारों ओर देखा। उसे कैमरा दिखाई दिया। उसने उस कैमरे की तरफ एक तीर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। वो बिल्डिंग में घुसा अपने स्वचालित तीर चलाने वाली शूटर के साथ। एक शीशा उसकी आंख पर था जो कि उसके सिर के ऊपर एक रिंग से लगा था। वो शीशा उसे भवन के अंदर की तस्वीरें और भवन को 3D में दिखा रहा था। उसकी कमर से एक बेल्ट बंधी थी जिसमें चारों ओर एक जैसे आकार की जेबें थी। उसके सीधे हाथ की कलाई से लेकर कोहनी तक एक धातु का टुकड़ा था जिसके मुंह पर एक छोटा तीर था। उसकी कमर पर एक बैग था जिसमें बहुत सारे हथियार थे। वो वहां जाना चाहता था जहां ओम को बंदी बना रखा था। उसे एक रक्षक दिखा। शीशे में उसे हरे रंग से लिखा दिखाई दिया कि लक्ष्य पहुंच में है। उसने तीर चलाया और रक्षक मर गया। उसने अपने कमर की जेबों में से एक फाइबर की प्लेट निकाली, उसमें समय तय किया और किसी कोने में दीवार पर लगा दिया और अंदर की ओर चला गया। इधर हेलीकॉप्टर से वीरभद्र किताब लेकर आ रहे थे। उनका पीछा स्पीड बोट में श्रीलंका वाला साथी कर रहा था। जैसे ही वीरभद्र हेलीकॉप्टर से उतरे उसने गोलियां चला दी। उसने वीरभद्र की जीप के टायर पंक्चर कर दिए और ड्राइवर को मार दिया। वीरभद्र जीप में बैठ गए और खुद ही जीप चलाकर भवन की ओर चले। उनके साथियों ने गोली चलाने वाले का मुकाबला किया। इधर ओम ने बताया कि उसे एक जनजाति ने भगवान का अवतार मान लिया था और वो वहाँ रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ लोगों की मृत्यु हुई। वो बीमार हुए लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब वो उन्हें श्राप मानने लगे। गांव से निकाल दिया। तब उन्हें समझ आया कि उन्हें अपनी पहचान बदलते रहना होगा क्योंकि कोई भी सच नहीं स्वीकार करना चाहता। तब से वो छुप रहे हैं। तभी डॉक्टर श्रीनिवासन कमरे में आते हैं और ओम की शर्ट गुस्से में पकड़ते हैं। दोनों तमिल में बात करते हैं। वो ये जानना चाहते थे कि ओम कौन है और कैसे उनके बारे में जानता है। ओम आंखें बंद करते हैं और स्क्रीन पर एक कक्षा दिखाई देती है जहां सब बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तभी ओम, जो वहां पर अध्यापक हैं, आते हैं, बच्चों को डांटते हैं और डरे हुए बच्चे को प्यार करते हैं। ओम के बताने पर डॉक्टर आश्चर्यचकित थे और अब उन्हें ओम की हर बात पर विश्वास हो गया था। तभी LSD को स्क्रीन पर 8:43 टाइम दिखाई देता है। सब सावधान हो जाते हैं क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। वीरभद्र खून से सना हुआ भवन पहुंचता है। उसका पीछा श्रीलंका वाले साथी के द्वारा किया जा रहा था। ओम से किताब के बारे में पूछने पर वो कहते हैं कि पुस्तक सुरक्षित है, उसमें अमर होने का रहस्य है। तभी वीरभद्र फोन करता है, डॉक्टर श्रीनिवासन को सब बताता है। ओम भी सब सुन लेते हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन कहते हैं कि मुझे किताब को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। मैं इस टीम का मुखिया नहीं हूँ, कोई और है। मैंने पैसे के लिए काम किया और इन सब ने मेरे लिए। यह कहकर वो उस कैमरे को तोड़ देते हैं जिससे बूढ़ा आदमी सब देख रहा था। ओम के पूछने पर डॉक्टर श्रीनिवासन बूढ़े आदमी का नाम नगेंद्र बताते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद परिमल भी बाहर जाना चाहता है और डॉक्टर बत्रा के पूछने पर बिना हकलाए कहता है कि धूम्रपान के लिए जा रहा है। वो वहाँ से निकलकर रसोई के पास छुप जाता है और कुछ होने का इंतजार करता है। शाइस्ता और डॉक्टर बत्रा कमरे में अचानक हुए परिवर्तन से परेशान हैं। तभी LSD एक कोड टाइप करती है और वो दीवार जहाँ परिमल खड़ा था एक दरवाजा बन जाती है और वहाँ से वह एक कमरे में पहुंचता है जहां बहुत से हथियार रखे हैं। वो हथियारों से लैस हो जाता है। LSD वॉशरूम की ओर जाती है। श्रीलंका वाला साथी भवन में पहुंचकर गोली चलाता है जिससे सब रक्षक उसकी ओर जाते हैं और दूसरे साथी को समय मिल जाता है। ओम शाइस्ता और डॉक्टर बत्रा से उसे बंधन मुक्त करने के लिए कहते हैं। दोनों ओम को बंधन मुक्त करने की कोशिश करते हैं। अभिलाष को परिमल ने उसी समय मार दिया था जब उसने स्क्रीन पर बूढ़े आदमी को देखा था। बूढ़े आदमी के इंस्ट्रक्शन पर LSD वॉशरूम में छुपाई गई बंदूक को लेकर के कमरे में आती है। तभी डॉक्टर श्रीनिवासन वीरभद्र से किताब लेकर कमरे में आते हैं। LSD उन्हें गोली मार देती है, किताब ले लेती है। वो शाइस्ता और डॉक्टर बत्रा को भी धमकाती है। इधर पहला साथी पूछताछ वाले कमरे के पास पहुंच जाता है और रक्षकों को मारकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। यह सब बूढ़ा आदमी देख लेता है और परिमल को देखता है जो कि हथियारों के साथ उसके पास पहुंच गया था। परिमल
ओम शास्त्री और एलएसडी के पास जाने के लिए चला जाता है। बूढ़ा आदमी एलएसडी को शाइस्ता और डॉक्टर बत्रा को मारने का आदेश देता है। डॉक्टर बत्रा स्टील की मेज के पीछे छुप जाते हैं और शाइस्ता को बचाने के चक्कर में ओम को गोली लग जाती है। एलएसडी परिमल का इंतजार करती है। तभी कमरे में पहला वाला साथी आता है। वो और कोई नहीं परशुराम है। तभी परिमल भी पहुंच जाता है। वो एलएसडी और ओम को लेकर निकलता है, दरवाजे को बंद कर देता है। परशुराम उस पर फरसा चलाते हैं जो कि दरवाजे में लगता है। दोनों ओम को लेकर रसोई के रास्ते से जाते हैं। तभी वीरभद्र रसोई से आता है। वो लोग उसे नगेंद्र के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि यहाँ पर आक्रमण हो गया है। वीरभद्र उनकी बातों में आ जाता है और उनका साथ देता है। इस समय अश्वत्थामा उनके पास पहुंच जाते हैं और परशुराम भी उन लोगों के पास आने के लिए एक लंबे बरामदे से आ रहे थे। बूढ़ा आदमी परिमल के पहुंचने का टाइम 3 मिनट सोचता है और स्क्रीन बंद कर देता है और कुछ बटन दबाकर बुक को निकालकर एक बैग में रख लेता है। जैसे ही परिमल, एलएसडी और वीरभद्र ओम को लेकर कमरे के पास पहुँचते हैं, अश्वत्थामा पहुँच जाते हैं। वो लोग उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन जो रक्षक थे वो देखते हैं और गोलियां चला देते हैं। तभी परशुराम भी पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर रक्षकों को मार देते हैं। लेकिन वीरभद्र, एलएसडी, परिमल ओम को लेकर बूढ़े आदमी के कमरे में चले जाते हैं। दोनों ओर से गोलियां चलती हैं। वीरभद्र को गोली लगती है और वो ओम की गोद में मर जाता है। डॉक्टर बत्रा ओम के खून के सैंपल, एलएसडी का लैपटॉप और ओम की फाइल लेकर भाग जाते हैं। एलएसडी, परिमल और नगेंद्र भागने की कोशिश करते हैं। परशुराम उनका पीछा करते हैं और अश्वत्थामा अपने गुरु परशुराम जी के कहे अनुसार ओम की देखभाल करते हैं। ओम कहते हैं कि मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अश्वत्थामा जवाब देते हैं, तुम हमारे रडार पर थे। पूछने पर वो बताते हैं कि गुरुजी किताब लेने उनके पीछे गए हैं। जब तुम्हारा लॉकर कुछ लोगों ने खोल लिया तो हम आ गए। परशुराम जी जब कमरे में पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं दिखा, क्योंकि सब लोग छुपे हुए रास्ते से चले गए थे। वो सब पनडुब्बी में किताब के साथ चले गए थे। उन लोगों ने भवन के चारों कोनों पर बम लगा दिए थे और वो कभी भी फट सकते थे। परशुराम, अश्वत्थामा और ओम बम फटने से पहले ही बाहर आ गए थे। परशुराम जी ने कहा कि वो लोग ही हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, क्योंकि उन्हें धन्वंतरी का खून चाहिए जो कि ओम के पास ही है। इधर डॉक्टर बत्रा भी द्वीप पर छुपे हुए थे और ओम के खून का सैंपल उनके पास भी था। अब वापस से कहानी 2041 में है। मिसेस बत्रा ने पृथ्वी से उन्हें ढूंढने का कारण पूछा तो उसने कहा कि ओम उनके पिता हैं। ये था द हिडन हिंदू का फर्स्ट वॉल्यूम। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।